वेलकम बैक, माय नेम इज़ फरहान। तो भाई साहब, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो हमने पहले देखा था मालदीव्स के ऊपर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद का वीडियो। उसी का जो है एक और वीडियो आया है, उस पर कुछ हुआ। आई थिंक इंडियन आर्मी को उन्होंने बाहर निकाल दिया है। अब देखते हैं क्या मसला मसाइल है। बेवकूफ़ी करना है वो, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि इतनी बड़ी कोई आर्मी थी भी नहीं हमारी वहाँ पर। जो भी थी वो उन्हीं की मदद के लिए थी। लेकिन वो होता है ना कि आदमी का जब वक्त ख़राब होता है या उसका दिमाग ख़राब हो जाता है तो ऐसी हरकतें करता है वो। ठीक है, इनके जो एक प्राइम मिनिस्टर हैं वो पूरे देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, और वहाँ की जनता जो है इसको अभी नहीं समझ में आ रही। कुछ लोगों को आ रही है लेकिन बाकी को थोड़ी देर में आएगी, लेकिन आएगी। तो अभी अपन फिलहाल जो है वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे कि क्या मसला है। ठीक है, तो प्ले। हाँ तो साहब, भारत मालदीव्स के साथ जो इस विवाद में चीन का तड़का लग रहा है, इसमें एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ ये आया है कि मोहम्मद बिजुजू जो भारत से दूरी बना रहे हैं, खामखा पंगा ले रहे हैं और चीन की गोद में जाके बैठ रहे हैं, उनको राजनीतिक दृष्टि से झटका लगा है। तो माले के मेयर हुआ करते थे। इंडिया आउट कैंपेन में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपने मेयर की पोस्ट से, माले की मेयर की पोस्ट से जो बड़ी एक मिनट, किसी को ये समझ में नहीं आई बात? जब ये इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे तो किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि इंडिया ने हमें वैक्सीन दी, पानी दिया। उनकी ही आर्मी, जो सो कॉल्ड जो आर्मी जो बता रहे हैं, कुछ लोग हैं हमारे और कुछ प्लेन्स हैं हमारे जो कि इनके लिए हैं। इनके जो फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं ना, अगर उन्हें ये पता चलेगा कि कोई फैसिलिटी नहीं है इमरजेंसी में, तो फिर क्या होगा इनका। जब ये कैंपेन चला रहे थे वहाँ किसी को नहीं समझ में आया, अपोजिशन को भी नहीं समझ में आया कि ये हम क्या कर रहे हैं। राइट, मतलब अपोजिशन खड़ी होती, कुछ बोलती, किसी को कुछ नहीं समझ में आया। आगे चलते हैं। एक मिनट। बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, उससे रिजाइन कर दिया। इंडिया आउट कैंपेन और ध्रुवीकरण करके वो चुनाव जीत गए। अब साहब, इस विवाद के बीच जब वो चीन की गोद में बैठ के भारत को आंखें दिखा रहे हैं और पंगे ले रहे हैं, तो माले में हुआ मेयर का चुनाव। और मेयर के चुनाव के नतीजे ने ये घोषित कर दिया है कि वहां की जनता भी ये मानती है कि बहुत हुआ, भारत से दूरी नहीं बनाई जा सकती। भारत हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंड रहा है, नेचुरल अलायंस है। और माले के मेयर के चुनाव में मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी आदम अजीम भारी मतों से विजयी घोषित हुए हैं, और मोहम्मद बिजुजू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस का प्रत्याशी असीमा शकूर चुनाव हार गई हैं। और इसी बीच एयरपोर्ट पर लौटकर मोहम्मद बिजुजू ने भारत को फिर से उकसाया और बोला कि हम छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे पंगा ले लो, या हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर दो, या हमें तुम बुली करो, और साथ साथ तुम्हारी फौज का पड़ाव जो हमारे मालदीव में है, इसे वापस करो 15 मार्च से पहले। तो इन्हीं घटनाक्रम पर है आज का वीडियो। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, पहले बात ये पकड़ के चलते हैं जो मीडिया में खबर चल रही है कि मोहम्मद बिजुजू ने चाइना से लौटकर चीन की भाषा बोलनी शुरू कर दी है, और उन्होंने भारत से बोला है कि 15 मार्च से पहले आपकी जो सेना हमारे मालदीव में पड़ाव करे बैठी है उसे हटा लीजिए। कितना बड़ा भ्रम फैलाया जाता है, कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है, मानो इस तरह से इस खबर को कवर किया जा रहा है जैसे अमेरिका की सेना मानो अफगानिस्तान में या इराक में पड़ाव डाले बैठी थी, और उसको कहा जा रहा है कि अब आप यहां से वापस जाइए, बहुत हुआ, हमारे मालदीव की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी खतरे में है, और मालदीव को भारत के इन्फ्लुएंस से खतरा है। तो भैया, लेटेस्ट ये पता चला है कि 77 सिपाही हैं वहां पर। एक मिनट, एक बात मैं समझाता चलो। देखो, ये ना एक केस स्टडी है उन लोगों के लिए जिनको अपने देश में या नॉर्मली बड़े जो देश होते हैं उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ जाती है। बट जैसे कहते हैं ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को बहुत सिंपल टर्म्स में समझाना, तो ये मालदीव्स जो है वो एक केस स्टडी है जिससे कि नॉर्मल जनता को, पब्लिक को देखना चाहिए और समझना चाहिए क्या कि गवर्नमेंट्स जो होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, वो कैसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती हैं नैरेटिव को लेकर। 77 बोला आई थिंक उन्होंने, 77 है ना। तो 77 लोग हैं जिस पे ये इतना चिल्ला रहे हैं कि इंडिया की आर्मी आ गई। राइट, तो अब आप भी ये चीज़ को समझें कि जब अपने ही देश में, अपने इधर भी होता है, इंडिया में भी होता है, बहुत सी पार्टीज़ जो हैं बहुत सारे नैरेटिव्स जो होती हैं वो चलाती हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर। राइट, जो उस वक्त हो रहा होता है, जो लॉन्ग टर्म में हो रहा होता है, जो भी है। राइट, तो हर बात में ऐसे उठ के खड़े मत हो जाया करो, थोड़ा सा समझो। ठीक है, देखो कि कितना ईजी होता है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना। राइट, कोई उठ के ये नहीं बोल रहा कि भाई 77 सोल्जर्स हैं, क्या बकवास कर रहे हो। राइट, तो ये समझने की ज़रूरत है। राइट, अब इसका अगर एक्सट्रीम एग्जांपल देखने जाओगे, एक्सट्रीम एग्जांपल हमारे पड़ोस में है अनफॉर्चुनेटली। उनको लगता है वो सारी जंगें जीतते हैं, उन्हें अभी भी लगता है कि वो दुनिया जीत लेंगे। राइट, हमारा जज्बा बहुत आगे है, तो वो एकदम हार्ड किस्म की, जो जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे इस चीज़ को पहुंचा दिया उन लोगों ने। राइट, और ये बिल्कुल जो है हम इस चीज़ को देख करके समझ सकते हैं, है ना। और हमारे देश में भी, इंडिया में भी कई बार ऐसा होता है, मैनिपुलेट किया जाता है। तो लोगों को देख करके आंखें खुलनी चाहिए, थोड़ा सा ना जज्बातों को कंट्रोल में रखा करो। उठ के मत चल दिया करो कि पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया तो बस नहीं,
ठीक है, आगे चलते हैं। 77 और ये पहला ऐसा फौज का कहीं पर पड़ाव होगा जो अनआर्म्ड हैं, उनके पास हथियार नहीं हैं, वो सिर्फ टेक्नीशियंस हैं, मेंटेनिंग स्टाफ है, सर्वेलेंस स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है जो इवैक्यूएशन करता है, मेडिकल इमरजेंसी करता है, कोई कहीं बोट शिप डूब रही हो तो उसको बचाने जाता है, कहीं किसी आइलैंड से किसी की कोई ज्यादा तबीयत खराब हो और सूचना आती है तो उसको उठाने जाता है। तो ये जो हटा रहे हैं तो क्या ये खुद खरीदेंगे ये वाले प्लेन्स, ये खुद अपने लोगों को ट्रेन करेंगे, या फिर चाइना वहाँ पर जो है हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी करेगा? सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी गए थे ये प्राइम मिनिस्टर इनके, तो हो सकता है कुछ बात हुई हो। आगे चलते हैं। बस भैया ये काम है। पिछले 5 साल में हमारे फौजियों ने 2019 से 2023 तक 4 साल में कुछ 900 लगभग 977 ऑपरेशन किए। उसमें से मेडिकल इवैक्यूएशन थे 461 और सर्च एंड रेस्क्यू थे कि कोई मछुआरा गया, वो डूब गया, उसकी नाव गायब हो गई, बोट गायब हो गई, फिशिंग बोट, वो थे 150। एयर पेट्रोलिंग करी 69 की जो ड्रग्स के लिए की जाती है, और मिसलेनियस यानी किसी को वीआईपी को यहां से वहां ले गए या वहां से यहां आ गए, वो किए मात्र 22। और हल्ला ऐसा मचाया जा रहा है कि भारत अपनी सेना विड्रॉ कर ले। तो ये है हकीकत। अब ये सोचो तुम, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या मालदीव्स की ऑपोजिशन को ये चीज़ नहीं पता होगी? ऑब्वियसली पता होगी। क्या मालदीव्स की पब्लिक को ये बात नहीं पता होगी? चांसेस है कि नहीं पता होगी, चांसेस यही हैं कि नहीं पता होगी। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, पब्लिक को अपने हिसाब से मोड़ना बहुत आसान हो जाता है। देखो, दुनिया के अंदर ना डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है? आपकी जो पोजीशन होगी ना, उससे ही रिलेट करके बाकी सारी चीज़ें होती हैं। आइंस्टाइन ने कहा था ना, एवरीथिंग इज रिलेटिव। तो मतलब उस चीज़ को अगर आप इस तरीके से जोड़ो कि अगर आपकी पोजीशन सही है ना, तो भले ही आपके पास एजुकेशन ना हो, भले ही आपके पास डिग्री ना हो, लेकिन आपके पास बहुत पावर होगी, क्योंकि आपकी पोजीशन ऐसी है, राइट? उसी तरीके से अगर आप एक पोजीशन पे होते हो ना, तो उस पोजीशन से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि नॉर्मली इम्पॉसिबल लगता है, राइट? पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान होता है जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हो। आगे चलते हैं। वहां पे भारतीय सेना की तो हमारे वहां ALH हेलीकॉप्टर हैं, एक हमारा वहां पे डोर्नियर एयरक्राफ्ट है, कुछ वहां पर हमारे वेसल्स हैं जिनको मालदीवियन कलर्स में ही पेंट किया हुआ है, वो देखकर मालदीवियन सरकार के ही लगते हैं। बस इतनी शर्त है कि जो उसका खर्चा पानी होता है और वहां की जो स्टाफ की जो सैलरी होती है 70-80 स्टाफ की, वो उसको जो सैलरी दी जाती है, जो खर्चा उठाया जाता है मेंटेनेंस का, वो सिर्फ भारत देता है। ये रोल है। लो साहब, तो मतलब पेमेंट भी हम ही दे रहे हैं? अरे रे 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 भाई, ये तो दिमाग ही खराब हो गया है इन लोगों का, पूरा ही दिमाग खराब हो गया भाई साहब। कमाल है सर। तो मीडिया को भी चाहिए कि ये वास्तव में बताए कि कौन से ट्रूप्स विड्रॉवल की बात आ रही है। कोई मालदीव को घेर के भारत के फौजी वहां पर नहीं बैठे हैं। पर एक सवाल उठता है कि ये फौजी वहां पहुंचे कैसे? ये तो सवाल उठता है ना, क्या घटनाक्रम हुआ तो ये फौजी वहां पहुंचे? तो फौजियों के वहां पहुंचने का जो राज है वो है ऑपरेशन कैक्टस। अब ऑपरेशन कैक्टस क्या है ये भी छोटा सा सुन लीजिए। हाँ, तो साहब ऑपरेशन कैक्टस में हुआ ये कि नवंबर 3, 1988 को ये बात है ना कि भारतीय सेना वहां पर कैसे पहुंची। तो साहब वहां पर हमें आवाज आई, पुकार आई कि भैया हमें बचाओ, कि श्रीलंका के पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल LLT की बात नहीं कर रहा हूं, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी श्रीलंका की, उनके साथ मिलकर हमारे ही एक रोग बिजनेसमैन ने, अब्दुल्ला लॉत्फी उनका नाम था, उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेर लिया है और प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट गयूम वहां से भाग गए हैं और हमारे देश की एकता अखंडता खतरे में है। राजीव गांधी जी की सरकार थी, उनसे सुबह पूछा गया कि बताइए क्या करना है, उन्होंने कहा कार्रवाई करिए। तो शुरू हुआ ऑपरेशन कैक्टस और हमारी भारतीय सेना जब वहां पहुंची तो तमिल LLF के जो लोग थे और ये जो बिजनेसमैन था अब्दुल्ला लॉत्फी, ये मालदीव छोड़कर भाग गए और वहां के जो प्रेसिडेंट गयूम थे, उनकी सरकार और उनकी जान माल की सुरक्षा की भारतीय सैनिकों ने, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इस पर वैसे पूरा प्रोग्राम बन सकता है ऑपरेशन कैक्टस में, इसमें बहुत कुछ लिखी गई हैं। तो साहब ये हुआ, तो जब भारतीय सेना वहां पहुंच गई और मालदीव की जनता और मालदीव की जो प्रेसिडेंट साहब थे वो भारतीय सेना के चरणों में गिर गए, तब वहां पर ये एक एग्रीमेंट हुआ कि हमारी जान माल की रक्षा और सुरक्षा के लिए यहां पर एक टुकड़ी भारतीय सेना की भी रहनी चाहिए, अपर एरिया, आउटर ओशन की सर्वेलेंस के लिए और हमारे बचाव कार्य के लिए, हमारी इमरजेंसीज के लिए वगैरह वगैरह। क्योंकि बहुत से ऐसे आइलैंड्स हैं कहां पर मालदीव में, तो धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं, जरा सा टाइड हाई आता है तो वो आइलैंड के अंदर तक पानी घुस जाता है, लोगों की जान माल का खतरा हो जाता है। इतना ही नहीं कि 2009 में मालदीव की गवर्नमेंट ने एक अपनी कैबिनेट मीटिंग अंडर वाटर करी थी, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि हमें इस ग्लोबल वार्मिंग से कितना बड़ा खतरा है, आने वाले 50 से 75 साल के बीच में मालदीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस बारे ये हमसे रिक्वेस्ट करी गई कि आप अपने कुछ सर्वेलेंस प्लेन भेज दीजिए, कुछ अपनी स्पीड बोट भेज दीजिए, हमारे नेवल स्टाफ को और हमारे इवैक्यूएशन स्टाफ को, हमारे पैरामेडिक्स को जरा आप गाइड करिए और अपनी छत्र छाया में इन लोग को रखिए।
इस तरह 1988 में भारत की सेना वहां पहुंची थी। यह है कहानी भारत की सेना मालदीव पहुंचने की। तो ये जो भौकाल बनाया जा रहा है कि भारत अपनी फोर्सेस मालदीव से हटा ले, भौकाल ऐसा बनाया जा रहा है मानो आदेश ये आया हो कि भारत अपनी फोर्सेस सियाचिन से हटा ले। तो भैया ये है हकीकत वहां पर फोर्सेस की। और इस सर्वेलेंस के दौरान जो भारत को चाइनीज मूवमेंट का इनपुट हिंद महासागर इंडियन ओशन में मिलता था, वो अब मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप पर, जहां पर भारतीय नौसेना और वायुसेना अड्डा मिलने जा रहा है, वहां से मिलने लगेगा। बात खत्म हो गई। तो ये है महत्व, ये है हकीकत। वो 77-80 भारतीय सैनिकों की जो मालदीव में इस टाइम मौजूद हैं, मिनिकॉय आइलैंड के डेवलप होने के बाद, जिनका कोई महत्व नहीं रहता। और कल चर्चा करेंगे इसके कोर रीजन की, कि ये जो भारत के खिलाफ एकदम से वहां की लीडरशिप आवाज उठाने लगी है, इंडिया आउट से कैंपेन शुरू करके, इसका कोर रीजन क्या है? इसका कोर रीजन है पिछले 25 साल में मालदीव में बढ़ता कट्टरवाद। कल इस पर बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। ओके, तो भाई साहब, 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखिए, पहले तो ये कि इनका हो गया दिमाग ख़राब। दूसरी बात ये कि इनकी लाइफ है ही कितनी, जैसा उन्होंने कहा कुछ ही सालों के मेहमान ही है, ठीक है। और जब तक वो डूबेगा, जब तक फिर ये कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होंगे, और फिर इन्हें लेगा कौन? क्योंकि इन्होंने, भाई चाइना तो जाओगे नहीं तुम, मान लो। अगर हम मान लेते हैं कि जो इन्होंने कहा कि कितने साल में होगा, अभी उन्होंने कहा था, 1 मिनट रुक गया, कितने साल बताए कि भारत अपनी फोर्सेस मालदीव से हटा। तो भैया ये है हकीकत, वहां पर फोर्सेस, 1 मिनट, हाँ ये रहा, कितने साल बोले? इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस बारे ये हमसे रिक्वेस्ट करी गई कि आप अपने कुछ सर्वेलेंस प्लेन भेज दीजिए, कुछ अपनी आने वाले 50 से 75 साल के बीच में मालदीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 50 से तो इस बारे ये 75 हमसे रिक्वेस्ट करी गई कि आप अपने कुछ सर्वेलेंस प्लेन भेज दीजिए, कुछ 50 से 75 साल, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं 75 नहीं, हम मान के चलते हैं भाई बहुत बेहतरीन हिसाब किताब चल रहा है, और टेक्नोलॉजी से और जुगाड़ कर कुरा के तुमने मान लो 100 साल निकाल लिए, 100, 125, 150 साल निकाल लिए, मान लो, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई साहब, जब वो डूबेगा, जाओगे कहाँ? चाइना जाओगे? या ये जो बता रहे हैं कट्टरवाद जो बता रहे हैं, तो पाकिस्तान लेगा तुम्हें? वहाँ जाओगे कहाँ? ये तो बता दो भाई। जिनके पास पैसे हैं वो तो चले जाएंगे, उनकी दिक्कत नहीं है, बट जो नॉर्मल लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उन्हें जगह देगा कौन? अगर मैं बताऊँ, अगर मैं इनकी जगह होता ना, ये भाई साहब की जगह, इतना मैं समझदार, इतना अगर मैं होता इनकी जगह, तो मैं पता क्या करता? मैं इंडिया से कहता कि सर ऐसा करें, हम जो हमारी जो जैसे कहते हैं कि इंडिपेंडेंस और हमारी जो है सॉवरेनिटी और वगैरह वगैरह, ऐसा करें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आप मालदीव्स को जो है इंडिया के साथ मर्ज कर लें, जैसे गोवा मर्ज हुआ था और भी रियासतें हुई थी, आप मर्ज कर लें। क्यों? क्योंकि जब 100-150 साल बाद, 100-150 साल बाद जब हमें यहाँ से शिफ्ट होना होगा, तो क्योंकि ये आपकी टेरिटरी है, आपको, हम सबको जगह देनी पड़ेगी। अब इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको लॉन्ग टर्म में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपको मेनलैंड जो इंडिया है वो मिल जाता। एंड मुझे नहीं पता इफ पॉसिबल, लेकिन लक्षद्वीप पे भी आपको इजीली सेटल किया जा सकता था। लेकिन बोलते हैं ना भाई साहब कि अक्ल जो है वो घास चरने जाती है इनकी। तो खैर, तो यही मसले हैं। बट मुझे लगता है एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो कह रहे हैं ना, जो डॉक्टर रिजवान ने कहा कि कट्टरवाद, ये अकेली सिंगल रीज़न नहीं होती, कभी भी नहीं होती। समझें, हर चीज़ जुड़ी होती है 2 चीज़ों से। मैं आपको बता चुका हूँ, ज़िंदगी में जो है 3 चीज़ें काम आती हैं आपके, जो होता है सर्वाइवल, कंफर्ट और रिप्रोडक्शन। ये 3 ही प्रिंसिपल पे पूरी ज़िंदगी चलती है, हर इंसान चलता है। तो एंड में जो होती है बात होती है सर्वाइवल की, यानी कि एक देश दूसरे देश से कहीं ना कहीं सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है, उसके दिमाग में ही सही, लेकिन वो लड़ ज़रूर रहा होता है कि नहीं, मुझे मेरी सेफ्टी चाहिए, राइट। तो वो उस चक्कर में इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा कंफर्ट, यानी कि पैसा निकालो, पैसों की भी बहुत होती है। और तीसरी चीज़ होती है रिप्रोडक्शन, यानी कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो जब ये बात कर रहे हैं कट्टरवाद की, तो जब टेररिज्म होता है, कोई भी चीज़ होती है इस तरीके की, तो उसमें एक फैक्टर कभी नहीं होगा जो नॉर्मली नैरेटिव चलाया जाता है कि नहीं साहब ये बिल्कुल जो है एक ही फैक्टर है और यही फैक्टर है। नहीं, तुमको क्या लग रहा है बिना पैसों के हो जाएगा सब कुछ, बिना कनेक्शन के सब कुछ हो जाता है? ऐसा नहीं होता। इम्पॉसिबल वाली बात है, इम्पॉसिबल वाली बात है, हो ही नहीं सकता। समझें? चलो मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। यूएस ने मिडिल ईस्ट पे जो है बहुत सारी बमबारी कर दी, बहुत सारे लोग मर गए।
वहाँ के लोगों ने भाई बदला लेने के लिए जाके यूएस पे चढ़ाई कर दी, मतलब जो भी टेररिज्म वगैरह कर दी। कभी सुना कोई बड़ा मिनिस्टर मर गया? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्यों? डिसीजन तो मिनिस्टर के थे, आम पब्लिक के तो थे नहीं। कभी सुना कि जिस मिनिस्टर ने साइन किया था उसके लिए उसके खिलाफ कुछ हुआ? समझ रहे हो? तो कहानियाँ बहुत उलझी होती हैं। जितना सिंपल हम समझते हैं चीज़ें उतनी सिंपल होती नहीं है भाई साहब। ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, देयर इज अ ग्रे एरिया, ठीक है? वहाँ होते हैं खेल, समझ रहे हो? एनीवेज, तो फिलहाल इतना ही। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, आई होप कि आपने पसंद किया हो। ये बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं इन्होंने, एंड हमें तो पता भी नहीं था कि इंडिया ने इतना कुछ काम किया है। हमने इतना कुछ काम किया है एंड हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पता नहीं चलता ना, तो ऐसा होता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं थोड़ा सा फास्ट देखता हूँ। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो इसमें तो बताइएगा, क्योंकि मुझसे इतना स्लो देखा नहीं जाता। ये मैं अभी 170 पे रखा है। मैं नॉर्मली जब ये वाला वीडियो देख रहा होता ना तो वो 270 या 3 पे होता, ठीक है? एनीवेज, तो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखा करें, बड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना, बाय बाय।